हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 18 और 19 जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 8 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक जो है वो है केंद्रीय सतर्कता आयोग से संबंधित। तो भारत के राष्ट्रपति ने केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के प्रावधानों के तहत प्रवीण वशिष्ठ को केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है। अच्छा, अभी वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। इसका चर्चा मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि नाम सेम ही लगेगा आपको। तो सतर्कता आयुक्त जो है वो प्रवीण वशिष्ठ नियुक्त हुए हैं और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो हैं, जो अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग के, वो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। अब केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में देख लेते हैं। ये पॉलिटी का टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए थोड़े डिटेल में मैं डिस्कस कर दे रही हूँ इसको। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है ये भारत की सर्वोच्च सतर्कता एवं ईमानदारी से जुड़ी एक संस्था है जो केंद्रीय कर्मचारियों के अगेंस्ट जो भ्रष्टाचार से संबंधित केस आते हैं उनको ये देखती है, केंद्रीय सतर्कता आयोग। और इसकी स्थापना 1964 में भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिशों पर हुई थी। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस समिति के अध्यक्ष थे श्री के संथानम। तो संथानम समिति की सिफारिशों पर यह केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी 1964 में। ये एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक मुख्य सतर्कता आयुक्त होते हैं जो इसका अध्यक्ष होते हैं और इसके अलावा मैक्सिमम 2 सतर्कता आयुक्त हो सकते हैं, ठीक है, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्य होते हैं। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और एक समिति की अनुशंसा पर होती है इनकी नियुक्ति, जिस समिति में प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं और उनके अलावा गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता उस समिति के सदस्य होते हैं। तो टोटल 3 लोग होते हैं उस समिति में, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता, जिसमें से कि प्रधानमंत्री उस समिति की अध्यक्षता करते हैं। इनका कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो पद ग्रहण करने की तिथि से 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, इन दोनों में से जो भी पहले हो उस समय तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। और इनका वेतन क्या होता है? तो इन केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का जो वेतन होता है वो यूपीएससी अध्यक्ष के समान होता है और सतर्कता आयुक्त जो होते हैं उनका वेतन यूपीएससी के सदस्यों के समान होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है भारत विद्युत शिखर सम्मेलन से संबंधित। तो हाल ही में केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोजर लाल ने ये घोषणा की है कि भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन 19 से 22 मार्च 2026 तक यशोभूमि नई दिल्ली में किया जाएगा, ठीक है। यह बिजली और ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक वैश्विक सम्मेलन सह प्रदर्शनी है। मतलब ये सम्मेलन तो है ही, इसके साथ साथ इसमें एग्जीबिशन भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है इस सम्मेलन का? तो इसका उद्देश्य उत्पादन, पारेषण, वितरण, भंडारण और स्मार्ट उपभोग से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करते हुए वैश्विक ऊर्जा संक्रमण में भारत की नेतृत्व क्षमता को प्रदर्शित करना। तो इस उद्देश्य से इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और इसमें सरकार, उद्योग जगत, शिक्षा और नागरिक समाज के हितधारक भाग लेंगे, जिससे सतत ऊर्जा प्रणालियों के भविष्य पर व्यापक विचार विमर्श हो सकेगा। इस बार के सम्मेलन की थीम क्या है? तो इस बार के सम्मेलन की थीम है इलेक्ट्रीफाइंग ग्रोथ, एम्पावरिंग सस्टेनेबिलिटी, कनेक्टिंग ग्लोबली। ये इस सम्मेलन की थीम है। चर्चा के मुख्य विषय क्या रहेंगे इस सम्मेलन में? तो स्वच्छ ऊर्जा तैनाती, ऊर्जा दक्षता, ग्रिड लचीलापन, बैटरी भंडारण, ऊर्जा संक्रमण, प्रौद्योगिकी एवं वैश्विक साझेदारियाँ। तो ये इस सम्मेलन की में चर्चा के मुख्य विषय होंगे। और इस सम्मेलन का लक्ष्य क्या है? भारत में आयोजित करने का इसको लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है निवेश को आकर्षित करना, सीमा पार सहयोग को बढ़ावा देना और स्वच्छ बिजली समाधानों का त्वरित कार्यान्वयन। तो इस उद्देश्य से इस सम्मेलन का आयोजन 19 से 22 मार्च 2026 तक यशोभूमि नई दिल्ली में किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। तो आंध्र प्रदेश काकीनाडा में विश्व की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना
की मेजबानी की जाने वाली है। ठीक है, और एम ग्रीन द्वारा विकसित इस परियोजना में लगभग 10 अरब डॉलर का निवेश किया जाएगा। और इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है भारत को ग्रीन अमोनिया के वैश्विक निर्यातक के रूप में स्थापित करना, जलवायु लक्ष्यों को समर्थन देना और सुरक्षा को मजबूत करना। तो इस लक्ष्य से ये काकीनाडा में विश्व का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया परियोजना स्टार्ट किया जा रहा है। और एम ग्रीन जो है, जो इस परियोजना को लॉन्च कर रही है, वो 2030 तक चरणबद्ध तरीके से परियोजना को चालू करेगा। चरणबद्ध तरीके से का मतलब एक ही बार में नहीं, मतलब 2027 तक का कुछ एम रखा गया, 2028 तक का कुछ एम रखा गया और फाइनल 2030 तक का फाइनल एम रखा गया है। इसके माध्यम से भारत के पहले ग्रीन अमोनिया निर्यात को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, और चरणबद्ध कमीशनिंग योजना जो है, जो वो देख लेते हैं कि क्या रखा गया है। तो 2027 तक 0.5 मिलियन टन पर एनम अमोनिया के उत्पादन का लक्ष्य है। 2028 तक ये एम 1 मिलियन टन पर एनम है और 2030 तक फाइनली इसको पूर्ण क्षमता यानी कि 1.5 मिलियन टन पर एनम इसकी क्षमता रखी गई है। ये जो काकीनाडा संयंत्र है, ये पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित किया जाएगा, जिसके लिए लगभग 7.5 गीगावाट सौर और पवन ऊर्जा क्षमता, 1950 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइजर क्षमता और लगभग 2 गीगावाट 24 घंटे उपलब्ध नवीकरणीय बिजली शामिल होगी। तो ये पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित होने वाला संयंत्र होगा और ये परियोजना भारत के पहले ग्रीन अमोनिया निर्यात को संभव बनाएगा। तो अगर ये परियोजना सक्सेसफुली काम कर गया तो भारत पहला ग्रीन अमोनिया का निर्यात करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है सत्येंद्रनाथ बोस राष्ट्रीय आधारभूत विज्ञान केंद्र ने पूर्वी भारत में पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया है। ये ध्यान रखिएगा, पूर्वी भारत में पहली खगोलीय वेधशाला। ठीक है, ये कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन पुरुलिया जिला पश्चिम बंगाल के गढ़पंचकोट पहाड़ियों में किया गया है और ये देश का 6ठा खगोलीय वेधशाला होगा। पूर्वी भारत का पहला और देश का 6ठा खगोलीय वेधशाला होगा। इसका नाम सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पर रखा गया है और इस परियोजना का जो काम शुरू हुआ था, ये 2012 में इसको शुरू किया गया था, जब 2 दूरबीनें लगाई गई थी। यह केंद्र समुद्र तल से 600 मीटर ऊपर स्थित है। ठीक है, समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई है 600 मीटर है। इसके अलावा अन्य केंद्र कौन कौन से हैं? ये तो 6ठा केंद्र है, 6ठा खगोलीय वेधशाला है। इसके अलावा और जो 5 वेधशालाएँ हैं वो लद्दाख, नैनीताल, माउंट आबू, गिरबानी हिल्स पुणे और कवलूर तमिलनाडु में स्थित है। इस वेधशाला में 14 इंच व्यास वाली दूरबीन है और निकट भविष्य में 1 मीटर व्यास वाली दूरबीन लगाने की भी योजना है। तो अगर पूछा जाए कि भारत की 6ठी खगोलीय वेधशाला कहाँ खोली गई है, तो पुरुलिया जिला पश्चिम बंगाल के गढ़पंचकोट पहाड़ी में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है सिंगापुर के नागरिक पुरस्कार से संबंधित। तो सिंगापुर ने भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व प्रमुख तरुण दास को मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है और ये सम्मान सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन सानमुंगनम ने भारत सिंगापुर संबंधों को मजबूत करने में तरुण दास की महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उन्हें दिया है। नई दिल्ली में एक समारोह के दौरान राष्ट्रपति थर्मन, जो भारत की राजकीय यात्रा पर हैं, उन्होंने दास को यह पुरस्कार प्रदान किया और ये पुरस्कार मेनली उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने व्यवसाय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कला और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। श्री दास जो हैं, तरुण दास, ये सम्मान प्राप्त करने वाले दूसरे भारतीय हैं। पहले कौन थे? तो स्वर्गीय रतन टाटा जी। उनको इनसे पहले स्वर्गीय रतन टाटा जी को ये पुरस्कार मिला था, सम्मान मिला था और अभी तरुण दास को मिला है। नेक्स्ट टॉपिक है अभ्यास डेविल स्ट्राइक से संबंधित। तो ये भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा 16 से 19 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के विशिष्ट हवाई सैनिक भाग लेंगे।
ये जो अभ्यास है ये प्रशिक्षण क्षेत्रों एवं फायरिंग रेंज में होगा और यह अभ्यास लॉजिस्टिक निर्वाह रणनीतियों के मूल्यांकन और परिशोधन यानी कि रेक्टिफिकेशन पर केंद्रित होगा। तो अभ्यास डेविल स्ट्राइक के बारे में अगर क्वेश्चन आए तो ये भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा आयोजित एक स्ट्राइक है, अभ्यास है। नेक्स्ट टॉपिक है प्यूमा इंडिया की नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। कौन? तो पीवी सिंधु, इनको प्यूमा इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है गुजरात से संबंधित। तो 16 जनवरी 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के वडनगर में पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय, इसके साथ ही प्रेरणा कॉम्प्लेक्स और वडनगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। ये जो पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय है ये 12,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ है और 298 करोड़ रुपए की कुल लागत से बना हुआ है। ये संग्रहालय वडनगर की समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास पर प्रकाश डालेगा और ये उत्खनन से एकत्रित किए गए पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से 2500 से अधिक वर्षों से निरंतर मानव निवास को प्रदर्शित करता है। ये भारत में अपनी तरह का निर्मित पहला संग्रहालय होगा जहां आगंतुक एक पुरातात्विक स्थल का अनुभव कर सकेंगे। यहाँ पहले भारत में ऐसा कोई संग्रहालय नहीं था, म्यूजियम नहीं था, ये पहला म्यूजियम होगा इस तरह का। और संग्रहालय में 5,000 से अधिक कलाकृतियाँ प्रदर्शित होंगी जिसमें मिट्टी के बर्तन, शंख बनाने वाले उत्पाद और कच्चे माल, सिक्के, आभूषण, हथियार, ये सब इसमें प्रदर्शित किए जाएंगे। इसके साथ साथ खाद्यान्न, डीएनए और कंकाल अवशेष जैसे जैविक सामग्रियाँ भी यहाँ प्रदर्शित की जाएंगी। तो अगर पूछा जाए कि भारत का पहला पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय कहाँ खोला गया है तो गुजरात के वडनगर में। ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।